দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। गुड इवनिंग सनी। गुड इवनिंग मैम। देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है, एक बार चेक कर लो। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा देखो, कैश फ्लो लास्ट दिन हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन ही किया था, इलास्ट्रेशन 5 तक किया था, 2 को एक बार स्किप किया था और ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। आज हम लोग इनडायरेक्ट मेथड भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन 2 क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड का, वो कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 5 हम लोगों ने यहाँ पर किया था, ये देखो। इलास्ट्रेशन 5, इसके बाद जो भी क्वेश्चन है ना वो इनडायरेक्ट मेथड का है, तो इसीलिए इसको एक बार स्किप करके ये देखो, यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड इलास्ट्रेशन 7 में भी बोला है। यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड ये बोला नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड से ही होगा। और यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9 ये हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इनडायरेक्ट मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो भी हो, सारा क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड से होता है, लेकिन डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। डायरेक्ट मेथड से वही क्वेश्चन होता है जिसमें हम लोगों के पास कैश अकाउंट या फिर पीएल अकाउंट ऐसा होना जरूरी है, ठीक है। अगर कैश पीएल ये सब नहीं होगा तो हम लोग जो है डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये हम लोग को पीएल दिया है लेकिन कैश अकाउंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट मेथड से होना मुश्किल है, ठीक है। ये इनडायरेक्ट से ही होगा। लेकिन ये देखो इलास्ट्रेशन 9, इसमें कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट जहां रहता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों से होता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलने पे हम लोग को हमेशा इनडायरेक्ट मेथड से ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये देखो क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग समरी कैश अकाउंट ऑफ एक्स लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 इन अकॉर्डेंस विथ एस थ्री रिवाइज्ड। मतलब एस थ्री में जो भी अपडेशन हुआ इस वजह से एस थ्री रिवाइज्ड बोला जाता है, यूजिंग द डायरेक्ट मेथड, बोला डायरेक्ट मेथड को यूज करके। अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट मेथड बोलेगा तो डायरेक्ट मेथड जरूर यूज कर सकते हैं। कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंट, कंपनी के पास कोई कैश इक्विवेलेंट नहीं है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, लास्ट दिन हम लोगों ने लिखा भी था और पढ़ा भी था, उसका 3 कंडीशन वगैरह होता है, तो थियोरी के लिए वो रेडी करना है। तो कैश अकाउंट का समरी देखो दिया हुआ है, बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है कैश का, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे ना 3 एक्टिविटी से, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो ये हो जाएगा फाइनेंसिंग। रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा मिल रहा है तो बिजनेस का ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, एसेट रिलेटेड आइटम का जो भी ट्रांजैक्शन होता है, चाहे सेल हो चाहे परचेज हो, इन्वेस्टिंग होता है, ये सब हम लोगों ने लास्ट दिन पढ़ा। पेमेंट टू सप्लायर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओवरहेड का एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेजेस सैलरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, टैक्सेशन ये भी हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं नीचे भी कुछ होगा, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। डिविडेंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बस इससे हम लोग को प्रिपेयर करके देना है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। चलो बना लेते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम ना शॉर्टकट में लिख रहे हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सके। एक्स लिमिटेड के बुक्स में, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। अच्छा यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अमाउंट का 2 कॉलम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है कैलकुलेट होके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसको ना हम ऐसे लिख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, लेकिन एग्जाम में तुम लोग पूरा लिखना, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें क्या क्या आ जाएगा देखते हैं। सबसे पहले इनकम साइड में देखते हैं, ये देखो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पर लिख देते हैं 2800।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये पेमेंट टू सप्लायर, ये आ जाएगा। पेमेंट टू सप्लायर, परचेज ऑफ ओवरहेड, वेजेस, ये सब आएगा। ओवरहेड का एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, वेजेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस में 200 आ जाएगा। एक्सपेंस है इसीलिए नेगेटिव होगा। वेजेस एंड सैलरी 100, 100 ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, और तो कुछ नहीं है, यहाँ पर देख लेते हैं। नहीं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब बिजनेस, कोर बिजनेस का इनकम और एक्सपेंसेस, ठीक है। और फाइनेंसिंग मतलब कैसे पैसा जुगाड़ किए, ठीक है। जो एफएम वगैरह में तुम लोग करते हो, जिनका एफएम है, ठीक है, एफएम में करते हो ना, पैसा कैसे जुगाड़ किए, लोन, शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके, ये सब होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग मतलब फिक्स्ड एसेट सेल परचेज, ये सब होता है हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कितना कैलकुलेट होके आ रहा है। तो 2000 और 2800, 800 पॉजिटिव, 800 से 300 लेस करने से 500 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं कैश जेनरेट, बिजनेस करके कैश जनरेट हुआ है, ठीक है, कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन, ये बोल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस करके कैश जनरेट हुआ है, ये देखो, हम लोग के पास इतना पैसा है और ये सब एक्सपेंस करने के बाद ये पैसा बचा हुआ है, तो कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इसके बाद टैक्स देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स कितना है, 250, तो लेस करने से आएगा यहाँ पर 250 ही आ जाएगा, ठीक है। लेस करने से 250 आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे नेट कैश, क्योंकि जनरेट हुआ है, तो नेट कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट कैश जनरेट हुआ है। अब नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी, जैसे कि एक्सपेंसेस में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 100 दिख रहा है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 100। अच्छा, इसके बाद ये अर्निंग हो गया, इधर और कुछ नहीं दिख रहा है। पेमेंट साइड देख लेते हैं। पेमेंट साइड परचेज किया है फिक्स्ड एसेट, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये हो जाएगा हम लोग का 200, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और नीचे कुछ है भी कि नहीं, नहीं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो कुछ नहीं है, तो ये एडजस्ट करके आ रहा है नेगेटिव में 100। क्योंकि नेगेटिव आया है तो इसे हमें लिखना चाहिए नेट कैश यूज्ड, ठीक है। ये यूज हो गया, कैश एक्सेसिवली यूज हुआ, तो नेट कैश यूज्ड इन, इसमें कुछ जनरेट नहीं हुआ ये एक्टिविटी करके, क्योंकि सेल 100 रुपए का किया जबकि परचेज 200 रुपए का किया, तो नो कैश जनरेट, कैश यूज हुआ है इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 100 आ गया। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है देख लेते हैं, क्या गिवन है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर, शेयर इशू करके पैसा आया, तो फाइनेंस करना है हमें, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर 300, ठीक है। शेयर इशू करके 300 मिला है, ये सब लेकिन इन 1000 में है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, बाकी ये सब तो हो चुका है, हम लोग लिख चुके हैं। यहाँ पर डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, तो डिविडेंड पेड है। अच्छा, डिविडेंड पेड यहाँ क्यों आता है, क्योंकि शेयर अगर यहाँ है तो शेयर से रिलेटेड हर एक आइटम यहाँ पर ही आना चाहिए, तो डिविडेंड पे किया है तो नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सपेंस है। बैंक लोन रीपेमेंट हुआ है, तो ये भी नेगेटिव होगा, बैंक लोन रीपेड 300। तो इसमें भी नेगेटिव 50 रुपीज आया है, मतलब 50,000 बेसिकली, तो ये हम लोग का क्या निकल के आया, ये भी नेगेटिव निकल के आया। इसको लिखना है नेट कैश यूज्ड इन
फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली एक्टिविटी के हिसाब से हम लोगों ने चेक किया कि कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देखो पैसा जनरेट हुआ है, हर जगह पे नेगेटिव आया, तो 150 नेगेटिव, 250 पॉजिटिव, यानी एडजस्ट करके 100 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते 100 पॉजिटिव। तो ये क्या हो गया, ये तो हम लोगों ने पहले इंडिविजुअल एक्टिविटी पे कैश यूज की जनरेट वो देखा। अब देखेंगे बिजनेस में 3 तरह के एक्टिविटी के बाद नेट कैश जनरेट हुआ है कि यूज हुआ है, जनरेट हुआ है, इंक्रीज बोला जाता है इसे, ठीक है। इसे जनरेट नहीं बोला जाता है, जनरेट अकॉर्डिंग टू एक्टिविटीज होगा। नेट कैश यहाँ पर लिखेंगे, नेट कैश यूज्ड, या फिर डिक्रीज भी लिख सकते हो, नेट कैश डिक्रीज भी लिख सकते हैं इसे, इन सॉरी डिक्रीज तो नहीं हुआ, इंक्रीज हम गलत लिखते रहते, नेट कैश इंक्रीज। तो इस करेंट ईयर में कैश इंक्रीज हुआ है 100। अब प्रीवियसली अगर कोई कैश है तो वो हम लोग लिख देंगे ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश अगर कुछ है तो वो हम लोग लिख देंगे, तो हमें पता चलेगा क्लोजिंग में कितना होना चाहिए। तो ओपनिंग में 50 है, तो ये टोटल करके क्लोजिंग का कितना आ जाएगा 150। तो क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो यही हमें कैश अकाउंट जो बना हुआ है ना, समरी ऑफ कैश बुक, ये वही दिखा रहा होगा। ये देखो क्लोजिंग में 150, वही तो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। कैश स्टेटमेंट में निकल गया। अब ये क्या हुआ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब ही तो वही है कि हमें कैश अकाउंट को स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 9th नंबर। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पर बोला है गिवन बिलो आर द रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएल। यहाँ पर बैलेंस शीट भी दिया है, पीएल भी दिया है, और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है। अच्छा, ये देखो बैलेंस शीट में क्या दिया है, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब देखो बैलेंस शीट का कोई टोटल नहीं है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं। ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर होता है, ठीक है, ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर होता है। ये ओपनिंग है, देखो 0 है, यहाँ पर x1 है, मतलब 10, ये एक्चुअली 10 है, मतलब ये 2000 2001 है। तो पहले 230 ट्रेड पेबल था, अभी 250 ट्रेड पेबल है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स बने हुए हैं, तो नोट्स का मतलब होता है इसका कुछ डिटेल्स होगा जो कि हमें नीचे जाके देखना चाहिए जहां नोट बना हुआ होगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लाइबिलिटी। अच्छा, फिर यहाँ पर वो देख लेंगे नीचे, करंट एसेट में इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक 180 था, अभी 200 है। ट्रेड रिसीवेबल 250 था, 400 है। अदर करंट एसेट में भी हम लोगों को दिया हुआ है नोट्स। अच्छा, फिर इसके बाद देखो स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना रखा है। अब पीएल ऐसे बनता है, पीएल और कंपनी का पीएल जो है इस तरीके से बनता है। कंपनी का पीएल जो है टी शेप में नहीं बनता है, ठीक है। तो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये एक्चुअली ट्रेडिंग पीएल का कॉम्बिनेशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स, ठीक है, सेल्स। जो तुम लोग ट्रेडिंग में सेल्स लिखते हो वही यहाँ पर बोला जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और जो पीएल में तुम लोग पीएल के क्रेडिट साइड में जैसे कि कुछ अलग इनकम, जैसे मान लो इंटरेस्ट का इनकम, डिविडेंड का इनकम, डिस्काउंट इनकम, ये सब जो लिखते हो वो ये अदर इनकम है। ये पीएल के क्रेडिट साइड का इनकम है। ये दोनों को टोटल कर लिया तो टोटल इनकम पता चल गया। अब एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीएल दोनों ही होता है, लेकिन इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसका फॉर्मेट में ये देखो, पहले हम लोग को यहाँ पर बोला है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब ये हो जाता है जो ट्रेडिंग में तुम लोग जो परचेज लिखते हो वो वाला है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, मतलब ट्रेडिंग में जो ओपनिंग स्टॉक और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो ना, उसका डिफरेंस यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब वेजेस, सैलरी, ठीक है। इम्प्लॉय रिलेटेड कोई भी खर्चा, मैनेजर का रेमुनरेशन, इस तरीके का कोई भी खर्चा यहाँ पर आएगा, बोनस वगैरह, ठीक है। अच्छा, फिर बोल रहा है डिप्रिशिएशन, ये पीएल में लिखते वो वाला खर्चा है, ठीक है, डिप्रिशिएशन। अच्छा, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या एक्सपेंसेस दे रखा है। फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब होता है कि फाइनेंस एक्टिविटी करने के लिए, जैसे लोन लेने के लिए जो कॉस्ट बियर करना पड़ता है, दैट इज इंटरेस्ट वगैरह वो चीज। और अदर एक्सपेंसेस, और ये सब हेड में जो नहीं आएगा वो अदर एक्सपेंसेस में आएगा। तो एक्सपेंसेस का हेड नए फॉर्मेट में ऐसा है। तो ये देखो हम इस तरीके से याद रखते हैं, CPCEFDO, ठीक है। यहाँ तो याद रखने का जरूरत नहीं, जब हम लोग कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे तो वहां जरूर इस तरीके से पढ़ेंगे। CPCEFDO मतलब ये हो गया। सी का मतलब होता है
कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम, यहाँ ये वाला क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेटेरियल ये परचेज नहीं करते। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो होता है कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम। पी का मतलब ये वाला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। सी का मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस मतलब ई। एफ का मतलब ये देखो, एफ का मतलब हो जाएगा, डी का मतलब होता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ओ का मतलब अदर एक्सपेंस। ई का मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट। एफ का मतलब फाइनेंस कॉस्ट, जो नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से याद रखते हैं। वैसे आगे पीछे डेटा हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कंपनी अकाउंट्स में जब हम लोग पीएल को बनाएंगे तो इस फॉर्मेट को याद रखना चाहिए। वैसे यहाँ हमें पीएल बनाने के लिए नहीं बोलेगा, इसीलिए हम यहाँ पर वो चीज नहीं करवा रहे, बस इतना बता रहे कि कौन सा पॉइंट हमें क्या बताता है। फिर यहाँ पर देखो एक्सपेंसेस लेस कर दिया, टोटल एक्सपेंस और टोटल, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे आ रहा है, इनकम से एक्सपेंसेस को लेस कर दिया, ये टोटल एक्सपेंस और वहां इनकम हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में टोटल इनकम बनाया था, ये देखो 4250। तो इनकम से अगर एक्सपेंस लेस करेंगे, गुड इवनिंग तो मैम। अच्छा देखो, तो ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा जब हम लोग एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। अब देखो कंपनी अकाउंट्स है तो टैक्स तो होगा ही होगा। फिर यहाँ पर दिया हुआ है करेंट टैक्स, ये क्या दिया हुआ है, ये प्रोविजन बताता है कि हम लोग कितना प्रोविजन कर रहे हैं इस बार टैक्स पे करने के लिए। तो प्रॉफिट जो है इस बार जो प्रॉफिट हम लोग इस एक्टिविटी से, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होता है उससे जो हमें मिला है वो इतना हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट फॉर द ईयर फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कंटिन्यूइंग मतलब ये लोग ये बिजनेस करते रहते, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि बिजनेस अकाउंट्स में तभी उसका एंट्री वगैरह करेंगे ना, वो गोइंग कंसर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज काम किए 2 दिन बाद बंद कर दिए फिर तीसरा दिन शुरू कर दिए, इससे लोगों का ट्रस्ट जो है नहीं मिलता है, तो बिजनेस नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए कंटिन्यूइंग ऑपरेशन मतलब जो एक्टिविटी ये लोग कर रहे हैं, इससे इतना प्रॉफिट दिख रहा है। फिर यहाँ कुछ एप्रोप्रिएशंस दिया हुआ है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो मतलब जो एप्रोप्रिएशन का नॉर्मल अगर मतलब बोले तो डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, अब इस प्रॉफिट को हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो चीज बोल रहा है। ठीक है, प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कंपनी के ओनर होंगे। ठीक है, ओनर में, ओनर मतलब जिन जो शेयर होल्डर है बेसिकली, तो इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर है तो उन्हें डिविडेंड मिलेगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है डिविडेंड पेड किया है कंपनी ने 330। कहां से करेगी कंपनी, जो प्रॉफिट हुआ उससे टैक्स देने के बाद जो बचेगा। मतलब तुम लोग अगर एफएम में कभी करते हो तो ईबीआईटी, ईबीआईटी से सबसे पहले क्या जाता है, इंटरेस्ट। तो वहां पर क्या आता है, ईबीटी, इंटरेस्ट मतलब वही टैक्स वाला। फिर वहां से टैक्स जाता है तो क्या आता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहाँ से हम लोग डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला है कि कहाँ कहाँ इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस प्रॉफिट से ये देखो बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड, इसका मतलब है प्रीवियस ईयर का पीएल। ठीक है, ये जैसे इस साल का प्रॉफिट है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट था 50 रुपीज, यानी टोटल प्रॉफिट में कितना बन जाता है, ये देखो 560 रुपीज। ठीक है, ये बन जाता है। इसमें से इन्होंने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है 200 और डिविडेंड पे किया है 330, तो 530 यूज किया है, बाकी रह गया होगा। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि आउटसाइडर को पे करने के बाद जो बच जाता है वो जब कंपनी अलग अलग जगह पे यूज करती है उसे एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। कहाँ यूज कर सकती है, डिविडेंड देने के लिए, रिजर्व वगैरह क्रिएट करने के लिए। ठीक है, और ये जो है ये एप्रोप्रिएशन के नीचे लिखा जरूर है, लेकिन ये क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का हमारा पीएल इतना है, ब्रॉट फॉरवर्ड। ठीक है, बैलेंस लाया गया है 50 रुपीज का। अब नोट्स टू अकाउंट्स देखते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स किस बात का है, यहाँ पर जो बैलेंस शीट बना हुआ था ना उसमें नोट्स था, देखो 1 2 3, इसका नोट्स टू अकाउंट्स का बात किया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखते हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन के बारे में इन्होंने क्या बोला है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किस चीज का है, प्रोविजन फॉर टैक्स का है। 200, ये देखो इस साल का प्रीवियस ईयर का 180 प्रोविजन था, इस बार का प्रोविजन हुआ है 200। ठीक है, प्रोविजन हमेशा ईयर एंड में क्रिएट किया जाता है बिफोर रिटर्न फाइलिंग। हर बार रिटर्न फाइल के पहले, ईयर एंड जब होता है, बिजनेस का अकाउंट जब क्लोज होता है तभी प्रोविजन क्रिएट किया जाता है। तो प्रीवियसली इतना क्रिएट किया था, करेंटली इस साल के एंड में ये जो है क्रिएट किया गया है।
फिर नोट्स नंबर 2 था अदर करेंट लाइबिलिटी, जिसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का दिया हुआ है, ठीक है। अदर करेंट एसेट में एडवांस टैक्स, तो टैक्स एडवांस बेसिस पे पे होता है, तो एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर का था 180, इस बार का है 195। तो कंपनी को तो एडवांस बेसिस पे ही टैक्स पे करना पड़ता है। तुम लोग टैक्स सभी कोई पढ़ते हो, रूल्स पता है तुम लोगों को। एडवांस टैक्स कंपनी को हमेशा एडवांस बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ता है, तो कंपनी ने इस बार इतना टैक्स पे किया होगा, ठीक है, 195, क्योंकि दिखा रहा है एडवांस टैक्स। और यही क्यों पे किया होगा, क्योंकि ये तो करंट ईयर का है, ठीक है, तो ये पे किया होगा। अदर इनकम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, अदर इनकम में इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मतलब इस कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा या फिर डिवेंचर में, इसीलिए डिवेंचर में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट मिला होगा, और डिविडेंड शेयर में इन्वेस्ट करने से डिविडेंड मिलता है, दोनों मिला के यहाँ पर बोल रहे हैं 100 रुपीज का जो है, मतलब 100 इन लाख है जो भी हो, तो ये इनका इनकम हुआ है, ऐसा बोला गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और कुछ है कि नहीं। फाइनेंस कॉस्ट, देखो इंटरेस्ट मैंने बोला भी था, फाइनेंस कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये कॉस्ट है, फाइनेंस कॉस्ट, लोन लेने पे जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है इंटरेस्ट का 60। आप बोल रहे हैं कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट तो अभी मैंने सिखाया नहीं, तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से करके दिखाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोला है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी को दिखाएंगे कैलकुलेट करके। तो एबीसी लिमिटेड का है, प्रिपेयर करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं इलस्ट्रेशन 10, एबीसी लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड कब का बनेगा, 31 मार्च 2001, ये वाला, ये तो प्रीवियस ईयर है, वैसे भी नीचे बोला हुआ होगा 31 मार्च 2001, यहाँ से देख के भी तुम लोग समझ सकते हैं कि जो लास्ट ईयर का होता है उसी का बनेगा, इसके प्रीवियस ईयर वाला तो बना हुआ होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, अब इसमें क्या है, सिर्फ हमें बोला है प्रिपेयर करके दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसमें क्या क्या आएगा, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा, पहले हम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है। देखो ट्रेड पेबल का डिटेल्स दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग, इसको यूज करके हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों ने क्रेडिटर को कितना पे किया, वो हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी को रिलेट करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स का बात हुआ था, तो टैक्स को कैलकुलेशन करके हमें ये पता चलेगा कि हम लोगों ने इस बार कितना टैक्स पे किया है। वैसे क्वेश्चन में जब एडवांस टैक्स दिया हुआ है, क्योंकि कंपनी एडवांस, देखो ये तो प्रोविजंस है ना, तो प्रोविजंस तो हमारा कैश आउटफ्लो के साथ कोई लिंक नहीं है। देखो टैक्स पेड क्या है, टैक्स पेड करने से कैश का आउटफ्लो होगा, हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट जहां पर हमें कैश के हिसाब से देखना पड़ेगा, अगर हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है तो ही हमें लिखना है जितना हो रहा है, ठीक है। प्रोविजंस तो पीएल से एक अमाउंट उठा के प्रोविजन में डाला जाता है, तो ये कभी भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये प्रोविजंस का अगर हम लोग ट्रीटमेंट नहीं भी दिखाए चलेगा, हमें ये देखना चाहिए कि एडवांस टैक्स इस बार कितना हुआ है, सिंपल सा कैलकुलेशन है टैक्स का, जितना एडवांस टैक्स हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में इस बार का है, वही हम लोग का टैक्स पेड हो जाएगा। अब अदर करेंट लाइबिलिटीज जो है उसमें पॉइंट दो था, एक वेजेस था, एक अदर एक्सपेंसेस था, तो दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है, तो उसका हमें अकाउंट ओपन जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रेड पेबल का अकाउंट ओपन करना चाहिए, और एक हम लोगों को यहाँ पर ये देखो हमें ट्रेड पेबल का अकाउंट ओपन करना चाहिए, एक हमें ये आउटस्टैंडिंग वेजेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब हम बात कर रहे हैं वर्किंग नोट बनाने का, ठीक है। तो वर्किंग नोट यहाँ बन जाएगा, ठीक है, इधर बना लेते हैं वर्किंग नोट, छोड़ो इधर ही बनाते हैं, ठीक रहेगा। इलस्ट्रेशन ट्रेनिंग ये इतने से जगह पे बन जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, ट्रेड पेबल, ये अकाउंट इसीलिए बना रहे क्योंकि हम लोगों को ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करना है ना, तो क्रेडिटर का पेमेंट तो निकालना पड़ेगा। अच्छा, और क्या होगा, और आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिख दिया मैंने आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस,
अच्छा, अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो, आउटस्टैंडिंग वेजेस का ओपनिंग, अब देखो आगे पीछे दिया हुआ है, ठीक है, ये ओपनिंग गलती से मत लिख दो, ये 20x1 है, ये 20x0, मतलब ये 2000, ये 2001 है, तो 40 और 50 लिखना पड़ेगा। ओपनिंग 40, क्लोजिंग 50 आउटस्टैंडिंग वेजेस का। अब आउटस्टैंडिंग है तो लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी 40 टू बैलेंस सीडी 50, ठीक है। ये हम लोग क्या करें, जस्ट बैलेंस को ब्रॉट डाउन करें। इसका भी लाइबिलिटी होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटी होता है, तो बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। अमाउंट देखते हैं, यहाँ पर है अमाउंट 20 और 10, मतलब 10 इधर जाएगा, 20 इधर आएगा, क्योंकि देखो उल्टा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। देखो यहाँ पर बोला है ट्रेड पेबल 230 टू 50, 230 टू 50 बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। ये क्वेश्चन से हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स का अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं होगा, लेकिन हम एक बार दिखा देते हैं कैसे बनेगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी लाइबिलिटी है, तो बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। तो कितना अमाउंट लिखेंगे, यही लिख देते, क्योंकि अगर हम लोग नोट्स में जाएंगे ना, एक ही चीज बनाओ प्रोविजन, ये प्रोविजन का ही डिटेल्स है, 180 और 200, तो यहाँ पर लिख दिया 180, यहाँ पर लिख देंगे 200, ठीक है। अच्छा, अदर करेंट लाइबिलिटी कर लिया। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक 200 से 100 हुआ है, ये बोल रहा है, इसका मतलब स्टॉक परचेज हुआ होगा, ठीक है, स्टॉक का क्या हुआ होगा, परचेज हुआ होगा। तो इन्वेंट्रीज हम लोग का 180 से 200 हुआ है, इसका भी चाहो तो बना सकते हो, या फिर अवॉइड भी कर सकते हो, ये बिना बनाए भी हो जाता है। ये देखो, टू बैलेंस बीडी 180 और बाई बैलेंस सीडी 200, ये लिख लिया। तो लगभग मैंने सारे अकाउंट्स का बैलेंस ही लिखा है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी लिखना पड़ेगा, डेटर से कितना पैसा मिल रहा है, वो भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रेड रिसीवेबल 250 और 400, तो यहाँ पर लिखते हैं ट्रेड रिसीवेबल 2 बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी। तो कितना आ जाएगा, 250 और 400, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, क्योंकि रिवर्सली दिया हुआ है हमें, ठीक है, ओपनिंग हमें इधर दिया हुआ है, क्लोजिंग इधर दिया हुआ है। फिर अदर करेंट एसेट में देखते हैं, थर्ड नंबर पे हमें डिटेल्स क्या दे रखा है, एडवांस टैक्स। चलो ये भी बना के दिखा देते हैं कैसे होता है एडवांस टैक्स का अकाउंट। एडवांस टैक्स, टू बैलेंस बीडी बाई बैलेंस सीडी, जबकि इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला, तुम लोग को कैश आउटफ्लो दिखाना है, जो करेंटली एडवांस टैक्स है वही हमें दिखाना है, लेकिन हम अकाउंट दिखा देते कैसे एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट होगा। तो ये एडवांस था, एसेट था, तो इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ये पीएल बनना स्टार्ट हो गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल, ठीक है, तो सेल का एंट्री कैसे हुआ है, ये सेल है तो ये पीएल है, ये बेसिकली पीएल है, तो एंट्री क्या हुआ है, यहाँ डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में तो नहीं है, लेकिन तुम लोग बचपन से जो डेबिट क्रेडिट करते हो, तो वहां पर सेल जब करते हो तो कैसा एंट्री होता है, सेल टू पीएल होगा ना, मतलब वो पीएल में नहीं जाता है, ट्रेडिंग में जाता है, सेल टू ट्रेडिंग करते हैं। तो सेल कहाँ लिखना चाहिए, सेल हम लोग को लिखना चाहिए कहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डेटर में, ठीक है, डेटर में हम लोग को सेल लिखना चाहिए। तो ये रहा डेटर अकाउंट, देखो डेटर अकाउंट यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पर हम लोग सेल लिखेंगे, तो सेल को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं, देखो टू पीएल, क्योंकि ये पीएल से हम लोग क्रॉस पोस्टिंग कर रहे हैं, ये क्या है, ये नाम अगर नहीं यूज होता, अभी तो यही यूज हो रहा है, यही करना है, और अगर ये अकाउंटिंग फॉर्मेट में होता तो ये ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के दिखता, ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के। और अभी क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में सिर्फ पीएल बोला जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कोई ट्रेडिंग का बात है ही नहीं, तो एसपीएल स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो यहाँ पर बाई साइड में हम लोग लिखते सेल्स, जिसको भी लिखा जाता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो एंट्री क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू
एसपीएल, तो इसका मतलब हम लोग जो सेल कर रहे हैं तो वो तो डेटर को करते हैं, तो सबसे पहला एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल होता है, तो वही चीज हम लिख रहे हैं डेटर टू सेल। अब ये पीएल में ट्रांसफर हो चुका है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, डेटर टू सेल, डेटर टू सेल्स होता है, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, एसपीएल, ये देखो एस सेल टू एसपीएल, ये देखो ऐसा होता है, सेल्स टू एसपीएल, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब ट्रेडिंग में लिखते हो ना बाई सेल बोल के, तो सेल सेल्स कैंसिल आउट, नेट एंट्री क्या हुआ, डेटर टू पीएल, ठीक है, नेट एंट्री हुआ डेटर टू पीएल, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2pl। 2pl कितना लिखेंगे, जितना यहाँ दिख रहा है 4150, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर अदर इनकम है, अदर इनकम में हम लोग को क्या क्या बोल रखा था, यहाँ पर देखते हैं। अदर इनकम में हमारे पास था इंटरेस्ट एंड डिविडेंड 100। अगर इसका भी अकाउंट बनाते हैं, एक बार हम समझाने के लिए बना के दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, इसका अकाउंट कैसे काम करेगा, ये देखो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, यहाँ पर दिख रहा है 100, ये तो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 100, एक्चुअली एंट्री कैसे हुआ होगा, नॉर्मल सोच के देखो, जो ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो वहां पर क्या लिखते थे, बाई इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, मतलब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पीएल लिखते थे, तो ये ऐसे होगा 2SPL, ठीक है। 2SPL कितना हो जाएगा 100, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टू पीएल, ठीक है। और ये ऐसे क्लोज भी हो जाए, ठीक है, क्लोज लास्ट में ही करेंगे, दिखा देंगे कैसे क्लोज होगा। अच्छा इसके बाद है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये परचेज जो हुआ है स्टॉक इन ट्रेड, ये हम लोग का डेटर रिलेटेड आइटम है, ठीक है, क्रेडिटर रिलेटेड आइटम है। जब परचेज किया तो परचेज टू क्रेडिटर, जब ये क्रेडिटर को हम लोगों ने क्लोज किया तो कैसे एंट्री किया होगा, परचेज टू क्रेडिटर, हमारे पास क्रेडिटर अकाउंट है, ये देखो हम लोग के पास क्रेडिटर अकाउंट है, कहाँ चला गया क्रेडिटर अकाउंट, पीछे, तो यहाँ पुट कर सकते हैं परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है। अब ये वाला क्या है, ये हम लोग का एक मतलब टू परचेज बोल के ट्रेडिंग में आया है, ट्रेडिंग पीएल में क्या आया होगा, टू परचेज बोल के, जैसे तुम लोग लिखते हो ना ट्रेडिंग एंड पीएल बोल के, यहाँ पर ट्रेडिंग में टू परचेज लिखते हो तो एंट्री क्या हुआ, ट्रेडिंग टू परचेज, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, पहले होता है परचेज टू क्रेडिटर, ठीक है, फिर हम लोग इस परचेज को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल टू परचेस बोल के करते हैं, तो परचेस परचेस कैंसिल आउट, तो क्या बन गया ट्रेडिंग पीएल टू क्रेडिटर, लेकिन ट्रेडिंग पीएल तो यहाँ नहीं चलेगा, एसपीएल चलेगा, तो एसपीएल टू हम लोग का क्रेडिटर, तो क्रेडिटर में बाई एसपीएल बोल के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रेडिटर में हम लोग क्या लिखेंगे, बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोल के दिखाएंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये कितना अमाउंट है परचेज का 2400, हाँ समझने के लिए परचेज लिखना चाहो तो लिख लो 2400 हो गया। अच्छा इसके बाद बोला है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स 20, वो देखो यहाँ पर दिख भी रहा है इन्वेंट्री का 20 का चेंजेस है, ये देखो 180 और यहाँ 200, तो चेंजेस कितना है 20 का, ठीक है, चेंजेस हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हम लोग क्या लिखेंगे, ये टू साइड में 2SPL बोल के आ जाएगा, बेसिकली ये तो पीएल अकाउंट ही हुआ ना, तो ये पीएल अकाउंट का यहाँ पर आ जाएगा इन्वेंट्री 2SPL, जैसे इन्वेंट्रीज का चेंजेस तो वो ट्रेडिंग साइड में लिखते हैं ना, ओपनिंग क्लोजिंग उसका नेट जो आया। अब जैसे मान लो कोई ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 180 है, क्लोजिंग स्टॉक 200 है, तो इसका बैलेंस करके कितना आएगा 20 आएगा, तो ये तो प्रॉफिट जनरेट हुआ ना, तो इसीलिए 2SPL, ये देखो इधर आ गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 800 है, अगर इसका अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ये कैसे बनेगा, ये देखो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये पीएल में है, ठीक है, तो पीएल में ये किधर जाएगा, ये डेबिट साइड में एंट्री हुआ होगा, ठीक है। अगर हम लोग एंट्री के हिसाब से सोचे तो हम लोगों ने क्या एंट्री किया होगा, ट्रेडिंग पीएल टू वेजेस और ट्रेडिंग पीएल टू सैलरी, अगर सैलरी है तो इसका मतलब ये बाई हो जाएगा, बाई एसपीएल, ठीक है, बाई एसपीएल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये रहा 800, ठीक है, डेबिट आइटम है। अच्छा इसके बाद डेप्रिशिएशन 100, तो यहाँ पर देखो डेप्रिशिएशन अकाउंट अगर ओपन करते हैं, डेप्रिशिएशन, तो डेप्रिशिएशन का क्या हो जाएगा 100 है, इसका मतलब डेप्रिशिएशन क्या होता है, डेप्रिशिएशन अकाउंट बाई एसपीएल होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, एक्सपेंस है ना तो सब बाई पीएल बोल के होगा, कितना है 100, ये सब तो पीएल का ही एंट्री है। अच्छा इसके बाद फाइनेंस कॉस्ट यानी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बोला है 5th नंबर पे देख लेते हैं, हाँ इंटरेस्ट 60 बाई एसपीएल,
60, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर और क्या है देखते हैं, अकाउंट जिसका बन सकता है। प्रॉफिट ये तो लेस करके किया है। करेंट टैक्स मतलब ये प्रोविजन है, ठीक है, ये प्रोविजन है। तो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना है करेंट ईयर में 200 का प्रोविजन बना है, तो जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट है यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना चाहिए, बाई एसपीएल बोल के कितना लिखेंगे, 200, ठीक है। ये करेंट ईयर में देखो बैलेंस कितना दिख रहा है, प्रोविजन फॉर टैक्स का 200, तो इसका मतलब करेंटली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में 200 अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल हुआ होगा, प्रोविजन हमेशा पीएल से क्रिएट किया जाता है, यहाँ लिखा हुआ भी है, और ये हमेशा हमें क्या बताता है, प्रोविजन बताता है, ठीक है, प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस करके प्रॉफिट लाया है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह बोल रखा है, 200, डिविडेंड पेड 330। अगर इसका भी अकाउंट बनाने चाहो तो बना सकते हो, जनरल रिजर्व और डिविडेंड पेड, ये देखो ये भी बन जाएगा, जनरल रिजर्व और डिविडेंड पेड, ये देखो डिविडेंड पेड। तो डिविडेंड पेड कितना है, 330, तो टू बैंक ये पेमेंट बोल रहा है, टू बैंक ये कितना है, 330, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 200, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है 200, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में हमें बैलेंस दिखेगा यहाँ पर, टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा कितना, 200। कहाँ से ट्रांसफर होता है, पीएल से ट्रांसफर होता है, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैंने इसको एक बार डिटेल्स में ही दिखाने का कोशिश किया ताकि तुम लोग को समझ में आए। अब यहाँ पर देखो हम लोग एक एक करके अकाउंट क्लोज करने का कोशिश करते हैं। जैसे ये सबसे पहले ट्रेड पेबल मुझे लग रहा है हम लोग का क्लोज हो जाएगा, ये दोनों को क्लोज करते हैं, ये हो गया हम लोगों का 2630, यहाँ पर भी 2630, बैलेंस करने से आ जाएगा 0832। ये क्या निकल के आया, इसको हम लोग बोलेंगे टू कैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैश। क्यों, डेट सॉरी क्रेडिटर में क्या क्या आता है, क्रेडिटर में ये आता है कितना हमें अमाउंट देना था, अभी कितना देना है, तो हम लोगों ने इतना परचेस किया तो टोटल पेबल अमाउंट इतना होना चाहिए, लेकिन दिख रहा है सिर्फ इतना पेबल है, इसका मतलब इतना पे कर दिया है 2380। अब पेड टू क्रेडिटर हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाना चाहिए, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश पेड टू ट्रेड पेबल, कैश पेड टू ट्रेड पेबल, ये हम लोग का आ रहा है 2380, ठीक है, 2380 अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, इसको तुम लोग लिख लो, वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, वर्किंग नोट नंबर 1 से ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्लोज करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कैसे क्लोज होगा, यहाँ पर वेजेस का ये देखो, मैंने शायद वेजेस का अलग बना लिया है क्या, देखते हैं, नहीं वेजेस का अलग नहीं बना है, ये देखो यहाँ पर इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का 800 दिख रहा है, ठीक है। इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस ये मैंने अलग से बना लिया क्या, हाँ ये सॉरी ये गलती से अलग से बना लिया, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस था तो इसका कोई टास्क नहीं है, इसको हटा देते, ये जरूरत नहीं है, क्योंकि वेजेस का अकाउंट तो बना हुआ है ना, तो बाई एसपीएल वहां पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ क्यों लिखे। तो यहाँ पर देखो ये इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस का मतलब ही तो वेजेस होता है। अब वेजेस का पीएल में कितना है, क्योंकि देखो इम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंडर वेजेस सैलरी ये सब आता है, तो ये सिर्फ वेजेस का नाम लिया हुआ है, तो इसका मतलब ये वेजेस रिलेटेड आइटम है 800, और कुछ है नहीं इसमें, तो बाई एसपीएल यहाँ पर आ जाएगा 800, ठीक है। तो ये वेजेस है। अब इसको क्लोज करते हैं 840, यहां पर भी लिखेंगे 840, तो लेस करके कितना आ जाएगा, यहां पर लेस करके आ जा रहा है हम लोग का 790, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टू कैश। ये क्या निकल के आया कि हम लोगों को कितना वेजेस पे करना था प्रीवियसली, और हम लोग का करेंट ईयर ये 800 हमें क्या बता रहा है, पीएल का 800 ये बता रहा है कि करेंटली 800 हमें वेजेस का एक्सपेंसेस किया हुआ है, मतलब अब इसमें से कुछ पेमेंट नहीं किया होगा तभी तो आउटस्टैंडिंग दिख रहा है, तो प्रीवियसली 40 बाकी था, इस साल का 800, मतलब हमें 840 पे करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ 790 पे किया होगा, इसी वजह से 50 रुपीज हम लोगों का जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखाया गया है। तो ये हम लोग का बैलेंस करके आ गया, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, वेजेस पेड, ठीक है, हम लोग को तो कैश आउटफ्लो लिखना है ना, तो कैश पेड टू वेजेस, ठीक है, कैश पेड टू वेजेस यहाँ पर हो गया वर्किंग नोट नंबर 2 से 790, ये नेगेटिव ये भी नेगेटिव, ठीक है।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोला है। अगर मैंने कोई एक्सपेंस अकाउंट बना लिया है तो इसको भी हटा देंगे। देखते हैं मैंने कोई एक्सपेंस अकाउंट बनाया है कि नहीं। यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस एक था ना, ये देखो, नहीं ये नहीं बनाया, चलो अच्छा है, हम लोग 200 यहाँ पर लिखेंगे, बाई एसपीएल बोल के, यहाँ पर बाई एसपीएल 200, ठीक है। तो इतना एक्सपेंसेस हम लोगों को 200 था तो हाँ, ये देखो 2210 रुपीज, ये क्या आ गया एक्सपेंस। तो ये प्रीवियसली आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी रखा एक्सपेंस था, पे नहीं किया। इस बार एक्सपेंसेस का जो टोटल है वो 200, मतलब पेबल अमाउंट टोटल 210, लेकिन दिख रहा है कि 20 आउटस्टैंडिंग है, तो बाकी पे हो गया होगा। तो बाकी कितना हो रहा है, बैलेंस करो पता चल जाएगा, टू कैश या बैंक बोल के 190 होगा, 210, ठीक है। 210 रुपीज हम लोग का जो है बाकी यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो ये अकाउंट क्या बता रहा है हमें कि 10 रुपीज प्रीवियसली बाकी था, करेंटली 200 का एक्सपेंसेस हुआ है जो हमें पीएल से मिलता है। पीएल हमें ड्यूरिंग द ईयर का डिटेल्स दिखाता है, तो 210 टोटल पेबल अमाउंट है इंक्लूडिंग द अमाउंट फॉर द प्रीवियस ईयर, और पेबल हम लोग का दिख रहा है ओनली 20, तो 190 पेड हो चुका है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोल के 190 दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, सॉरी एक्सपेंस पेड लिखेंगे, ठीक है, इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक्सपेंसेस पेड, वर्किंग नोट नंबर 3, एक्सपेंसेस पेड वर्किंग नोट नंबर 3, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 190, ठीक है, 190, ये अकाउंट हम लोग का बन गया। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा, ये जो ब्लू कलर से मैंने लिखा है ना वही सिर्फ लिखा, क्यों, क्योंकि हमें क्या बनाना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश आउटफ्लो होगा तभी, इस अकाउंट में ये कैश आउटफ्लो है, इस अकाउंट में ये कैश आउटफ्लो है, इस अकाउंट में ये कैश आउटफ्लो है, तीनों का तीनों आउटफ्लो है, वही हम लोग को सिर्फ यहाँ पर लिखना चाहिए। और तभी लिखेंगे अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि वही बना रहे, तो ट्रेड पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वेजेस पेबल ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक्सपेंस पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसीलिए। अब प्रोविजन का अकाउंट हम लोग क्लोज कर सकते हैं। देखो प्रोविजन का अकाउंट कैसे क्लोज होगा, यहाँ पर हो गया 380, ये अकाउंट का मतलब समझाते हैं, यहाँ पर भी 380 होना चाहिए, यानी यहाँ पर बैलेंस होकर 180 हो जाएगा। समझाते हैं ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है, देखो कि हम लोगों ने कितना जो है प्रीवियसली हम लोगों ने कितना प्रोविजन किया था टैक्स का, 180, करंट ईयर में प्रोविजन दिख रहा है 200, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में कितना जाएगा, मतलब इस बार हम लोगों ने प्रॉफिट से 200 रुपीज जो है, 200 रुपीज अमाउंट एज अ प्रोविजन हम लोगों ने सेट असाइड किया हुआ है, ठीक है। तो ये 180 आ रहा है बैलेंस, तो टू साइड में है तो टू लिखेंगे। टू इसको क्या लिखना पड़ेगा, टू इसको हमें लिखना चाहिए यहाँ पर इनकम टैक्स बोल के, ठीक है। एक्चुअली जब हम लोग इनकम टैक्स पे करेंगे तो क्या होता है, प्रोविजन से ही हमें पे करना पड़ता है, ये हम लोग टू बैंक नहीं दिखा सकते क्योंकि इतना हम लोगों ने पे किया है ऐसा नहीं बोला हुआ है क्वेश्चन में। जो प्रोविजन करेंगे उतना ही हम लोग इनकम टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। पहले टैक्स पे करने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया जाता है, वहां से उस अमाउंट को इनकम टैक्स अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। फिर इनकम टैक्स अकाउंट से एडवांस टैक्स में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि टैक्स पेमेंट का मेथड कंपनी के लिए क्या होता है, पहले कंपनी सोचेगी कि उसे प्रोविजन कितना करना चाहिए टैक्स के लिए, तो प्रोविजन बना लेगी, कहां से, प्रॉफिट से। प्रोविजन टू ऐसे हो जाएगा पीएल डेबिट टू प्रोविजन, अब प्रोविजन से प्रोविजन का यूज करेगी तो प्रोविजन फॉर टैक्स टू इनकम टैक्स लिखेगी, ठीक है, कि मुझे इनकम टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। अब इनकम टैक्स से उस पैसे को कहां ट्रांसफर कर सकती है, इनकम टैक्स से वो पे कर देगी एडवांस टैक्स में, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जितना है उतना ही दिखा रहे, तो ये बन गया। अब यहाँ देखो कुछ कैश का डिटेल्स नहीं आया है, क्योंकि कैश इनफ्लो आउटफ्लो कुछ नहीं आया, तो ये हमारे कैश अकाउंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा। और दूसरा बात ये है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो नहीं जाएगा, और यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है तो ही होगा, यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जाएगा, बिकॉज कैश का कुछ इनफ्लो आउटफ्लो नहीं दिख रहा है, ना तो टू कैश ना तो बाई कैश दिख रहा है। अच्छा, अब ये वाला यहाँ पर देखो इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज तो मैंने लिख दिया कितना हो रहा है, ठीक है, 200, ये देखो चेंजेस बोला था तो उसको पुट करके हम लोग के पास आंसर आ गया है, ये वाला क्लोज हो गया है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, देखते हैं डेटर का टोटल करके कितना आ रहा है, तो यहाँ पर हो गया 4400, ठीक है, डेटर का हम लोग का हो गया 4400, और यहाँ पर
4000, ठीक है। अब डेटर का बाई साइड में बैलेंस आ रहा है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, बाई से डिनोट करेंगे। डेटर का बाई मतलब डेटर से पैसा मिल रहा है, बाई कैश, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो ये हो गया कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर 4000। ये ऊपर लिख दे, पॉजिटिव डेटा है यहाँ पर, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, वर्किंग नोट नंबर 4, ठीक है, 4000, ये कैश कलेक्शन हो गया। अच्छा, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट बचा है हम लोग का यहाँ पर एडवांस टैक्स, ठीक है। एडवांस टैक्स में देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है हम लोगों ने कितना एडवांस टैक्स पे किया है, ये देखो कहाँ दिया हुआ है, हम यहाँ दिखाते हैं। एडवांस टैक्स हम लोगों ने पे किया है, ये रहा एडवांस टैक्स 195, ठीक है। ये 195 हम लोग का जो बैलेंस, देखो अगर मुझे दिख रहा है कि मेरा एडवांस टैक्स 195 किया हुआ है, बैलेंस शीट में दिख रहा है, तो इसका मतलब मैंने 195 पे किया होगा, कंपनी ने 195 पे किया होगा, तभी ना दिख रहा है। तो टू बैंक बोल के कितना लिखेंगे, 195। जैसे ये एक्चुअली ये अमाउंट इधर ट्रांसफर होता है, अगर हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग पूरा का पूरा प्रोविजन का अमाउंट इनकम टैक्स में ट्रांसफर करते हैं। वैसे ही ये इधर मतलब एक्चुअली हम लोगों ने एडवांस टैक्स 195 किया होगा, तभी उसका बैलेंस 195 दिख रहा है। जिस तरीके से प्रोविजन में 200 बैलेंस दिख रहा है क्लोजिंग में, इसका मतलब हम लोगों ने 200 प्रोविजन इस बार बनाया होगा। उसी तरीके से अगर 195 मेरा एडवांस टैक्स का बैलेंस दिख रहा है, तो मैंने 195 इस बार एडवांस टैक्स किया होगा। अब इसको टोटल करेंगे, देखते हैं कितना आता है, 375, और यहाँ पर माइनस करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 180, ठीक है। ये आ गया हम लोग का 180। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोगों को बोलना चाहिए बाई इनकम टैक्स। इनकम टैक्स अकाउंट में ये अमाउंट जाना चाहिए अगर हम लोग इनकम टैक्स अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने बोला ना कैसे करके होता है, पहले प्रोविजन क्रिएट होता है, प्रोविजन क्रिएट का एंट्री हो गया पीएल टू प्रोविजन, ये देखो पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पहले ये एंट्री होता है पीएल टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। फिर उस प्रोविजन को यूज करेंगे, तो प्रोविजन क्रेडिट होता है, डेबिट होगा, प्रोविजन डेबिट टू इनकम टैक्स, किस वजह से यूज करें, इनकम टैक्स पे करना है। अब इनकम टैक्स से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, एडवांस टैक्स में। तो ये देखो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स बोल के वहां ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब यहाँ भी देखो कुछ कैश रिलेटेड बात है नहीं, तो हम लोग का ये वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं जा रहा है। अब इसका क्या करें, डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है, ये वाला 100 रुपीज का डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला है, तो ये हम लोग लिखेंगे बाई कैश, कितना 100। तो क्या ये हम लोग वहां लिख दे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, नहीं, ये कैश फ्लो जरूर हुआ है लेकिन लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते, ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, ये हम लोग का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाना चाहिए, बट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी तो बना नहीं रहे हैं, तो फिर वहां पर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो इंटरेस्ट, ये एक्सपेंसेस है, तो टू कैश या बैंक लिखो, ठीक है, टू कैश या बैंक लिखो, 60 रुपीज, ये भी हम लोग का जो है, ये हम लोग का इंटरेस्ट का एक्सपेंसेस जो है कैश सॉरी फाइनेंस कॉस्ट का है, ये देखो फाइनेंस कॉस्ट का है, तो ये हम लोग का कहाँ जाना चाहिए, ये हम लोग का जाना चाहिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो इसीलिए नहीं जाएगा, अदरवाइज ये चला जाता है। ये हम लोग का जाना चाहिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, बट हम लोग तो वो बना नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं जाएगा। जनरल रिजर्व बनाए, कहाँ से बनता है, पीएल से बनता है, तो ये पीएल में ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। ये पीएल, इसको लिखना चाहिए पीएल एप्रोप्रिएशन, ये देखो ये पीएल एप्रोप्रिएशन से आता है, सिर्फ पीएल नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब पीएल जो नेट प्रॉफिट निकल जाता है टैक्स देने के बाद, उसके बाद का पॉइंट है। डिविडेंड पे किए हैं टू बैंक बोल के, ठीक है, तो बाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई यहाँ पर हो जाएगा एसपीएल, डिविडेंड पे करने से हम लोग का प्रॉफिट, ये देखो एसपीएल नहीं होगा, ये होगा पीएल एप्रो, पीएल एप्रो, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड कोई आउटसाइडर को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग अपने शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं बोला है तो इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल नहीं होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन होता है। अगर कभी तुम लोगों ने पार्टनरशिप किया है तो वहां पर पीएल भी बनता है, पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनता है, दोनों का नेचर सेम है लेकिन कंसेप्ट अलग है। पीएल बनाता है पार्टनरशिप बिजनेस अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को दिखा के नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, फिर उस नेट प्रॉफिट को जब अपने अंदर अपने पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है तो पीएल एप्रो बनाता है, ये सब वही एप्रोप्रिएशन का ही कंसेप्ट हो रहा है।
अच्छा, यहाँ तो हमें दिख रहा है कैश या बैंक, ये क्यों नहीं आ रहा है हमारा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटी में? क्योंकि ये हम लोग का क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसीलिए डिविडेंड वाला नहीं आएगा। अच्छा, डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन का एंट्री क्या होता है? पहले डेप्रीशिएशन कहाँ चार्ज होता है? फिक्स्ड एसेट पे, तो ये जरूर फिक्स्ड एसेट रहा होगा कुछ जिसका डिटेल्स हमें नहीं दिया है। डेप्रीशिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिर पीएल टू डेप्रीशिएशन, ये ऐसे हो जाएगा। ये वैसे भी नॉन कैश आइटम है, ये तो आएगा ही नहीं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो एक चीज देखो, इतना सारा अकाउंट बनाने का जरूरत था ही नहीं, ठीक है। लेकिन मैं ये देखो, ये कैसे पता चलेगा जरूरत नहीं? हम लोग को बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाओ, तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, डेप्रिसिएशन, ये तो नॉन कैश आइटम है। इंटरेस्ट, जनरल रिजर्व, डिविडेंड, ये सब का तो कोई जरूरत ही नहीं है। टैक्स वैक्स का कोई, एडवांस टैक्स का सिर्फ हम लोग ये आउटफ्लो देखने से ही पता चल जाएगा। मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, तो इसीलिए ये ट्रेड रिसीवेबल जरूर आएगा, क्योंकि डेटर से हम लोगों ने कितना अर्न किया, और यहाँ पर क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, लेबर को कितना पेमेंट किया, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ठीक है, चलो हम लोगों का एक नॉलेज हो गया कैसे कैलकुलेशन वगैरह होता है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करके देख लेते कितना है। 4000 माइनस 2380, 790, 190, तो ये हो गया 640 कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से लेस करना पड़ेगा टैक्स पेड। कितना टैक्स पेड होगा ये अकाउंट देखने से ही पता चलेगा। हम लोगों ने एडवांस 195 किया है, तो 195 लिख दो। तो बैलेंस कितना आएगा? 445, ठीक है, बैलेंस आ गया 445। इधर लिखेंगे पॉजिटिव बैलेंस आया, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये वाला 445। अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से भी करेंगे जब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड सीख लेंगे। अब हम लोग करेंगे चलो क्वेश्चन नंबर 11, लेकिन अब हम रेलिवेंट अकाउंट ही करवाएंगे, सारा नहीं करेंगे। देखते हैं यहाँ में क्या प्रिपेयर करने बोला है, पहले वो चेक करते हैं एक बार। अच्छा, ऊपर ही बोला हुआ है, यहाँ तो दिख नहीं रहा है। यहाँ बोला है प्रिपेयर कैश फ्लो। अच्छा, कैश फ्लो फॉर गामा लिमिटेड। अच्छा, सारे एक्टिविटीज ही प्रिपेयर करके देना है। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल दिया है, ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, एक बार स्ट्रक्चर बना लेते हैं। गामा लिमिटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर ended 31st March 2001। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट। अच्छा, जिस भी क्वेश्चन में इन लैख, इन करोड़ ऐसे दिया हुआ रहेगा ना, उसके ऊपर हमें लिख देना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन करोड़, क्योंकि ये क्वेश्चन ना यहाँ पर देखो दिख रहा है मुझे करोड़ में दिया हुआ है। वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, ये वाला आई थिंक इन थाउजेंड था, देखते हैं। इन लैख था, ठीक है, तो इसके ऊपर लिखना जरूरी है इन लैख, इन लैख। ये पूरा का पूरा डिटेल्स इन लैख में बना हुआ है, और इसके ऊपर जितना है उतना लिखना पड़ेगा। ये 9th नंबर वाला शायद इन थाउजेंड था, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ, ये 1000 रुपीज था इसमें। कॉमा देके 3 जीरो, यानी इन थाउजेंड हो गया। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बोला है। 11th नंबर, अच्छा, बोल रहा है सेल्स फॉर द अमाउंट टू 135 करोड़, आउट ऑफ विच 60% वॉज कैश सेल। हम लोग को बोल रहा है कि सेल किया है 135 करोड़, जिसमें से 60% जो है वो कैश सेल है। तो हम लोग यहाँ पर लेंगे जरूर, क्योंकि हमें तो सारे एक्टिविटीज ही करने के लिए बोला है, तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, जो कैश सेल है वही लेंगे। जो क्रेडिट सेल है, मतलब अदर देन कैश सेल, वो नहीं लेंगे, क्योंकि बना क्या रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो
फ्लो स्टेटमेंट में सिर्फ कैश का एंट्री होगा, तो जो कैश टू सेल्स हुआ है उतना ही लेना पड़ेगा। तो क्वेश्चन हमें डायरेक्टली बोल रहा है कि 60% जो है कैश सेल है, तो 135 का 60% करो, करके देखो जितना हो रहा है उतना हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं, देखो यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर लिखेंगे कैश सेल्स, कितना हो जाएगा 135 इंटू 60%, बता ही दिया है डायरेक्टली, इसमें कोई झमेला ही नहीं है। तो 135 इंटू 60% करने से आता है 81 करोड़। ठीक है, चेक करके देख लो, 81 करोड़ आएगा। अच्छा, उसके बाद देखो क्रेडिट सेल से हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो ये पॉइंट का हम लोग का डिटेल्स कंप्लीट। फिर बोल रहा है परचेस फॉर द ईयर 55 करोड़, आउट ऑफ विच क्रेडिट परचेस 80%। तो हम लोग को क्रेडिट परचेस तो नहीं लेना है, कैश परचेस लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैश परचेस। कैश परचेस करने से नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, कैश का आउटफ्लो होगा। कैश परचेस है 55 करोड़ का, कितना हो जाएगा, क्योंकि बोला है, देखो उल्टा बोला है, यहाँ पर 80% क्रेडिट है तो हमें 20% लेना पड़ेगा, इसका मतलब 20% कैश है। ठीक है, अगर 80% गलती से कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ये 60% पहले वाले में बोल रखा था कि वो कैश सेल है, तो मैंने 60% डायरेक्टली लिया, और यहाँ पर बोल रखा क्रेडिट परचेस कितना है, तो हम लोग माइनस करके 80% क्रेडिट था तो 20% कैश हो जाएगा, तो 11 करोड़। अच्छा, फिर इसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट टू 18 करोड़। क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? बिल्कुल ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अगर हम लोग बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अगर कुछ एक्सपेंस करते हैं, अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा वगैरह सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं, ये सभी हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बोल रहा है 18 करोड़ और सैलरी पेड 22, पेड बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैश आउटफ्लो का अमाउंट ही बोल रहा है, तो पेड टू एडमिनिस्ट्रेशन and selling expense, paid to administration and selling expense 18 यहाँ पर, और 22 एडमिनिस्ट्रेटिव, ये लिखते हैं पेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव, ऐसे अलग अलग लिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी पेड 22, एडमिनिस्ट्रेटिव है 18 करोड़। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा ये कैसे लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 18 करोड़, सैलरी पेड, अच्छा सैलरी पेड अलग से बोला है, नाम ऐसा दिया हुआ है समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो ये 18 हो गया, जैसा नाम देगा वैसा लिख देंगे हम लोग। सैलरी पेड ये अलग से बोल रहा है 22। अच्छा, इसके बाद कंपनी रिडीम डिवेंचर, कंपनी ने डिवेंचर रिडीम किया है, तो ये हम लोग का फाइनेंस का पार्ट होगा। 20 करोड़ डिवेंचर रिडीम का मतलब है रीपे करना, डिवेंचर रिडीम का मतलब होता है लोन का रीपेमेंट किया है कंपनी ने। 20 करोड़ एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा 10% पे करके जो है रिडेम्पशन किया हुआ है। डिवेंचर होल्डर वेयर इशूड इक्विटी शेयर 15 करोड़ टुवर्ड्स रिडेम्पशन एंड द बैलेंस वाज पेड इन कैश। तो अगर डिवेंचर होल्डर को बदले में इक्विटी शेयर मिला है रिडम्पशन में, तो वो हमारा कैश फ्लो का पार्ट नहीं है। हमें देखना है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है, ये तो अदला बदली हो रहा है, डिवेंचर के बदले इक्विटी शेयर, तो उसमें कोई कैश आउटफ्लो का बात नहीं है। लेकिन जो कैश पे हो रहा है वो हमें लिखना पड़ेगा। डिवेंचर इंटरेस्ट पेड बोल रहा है 1.5 करोड़, ये भी लिखना पड़ेगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितने लोगों ने पेमेंट लिया है, और कि बाकी जितने लोगों ने इक्विटी शेयर लिया है उससे हमारा कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जगह चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कितना जगह चाहिए होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी लगभग इतने जगह पे हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें जितने भी डेटा होंगे इसमें हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें सबसे पहले लिखेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यही मिला मुझे अभी डेटा, तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर।
अच्छा देखो, कंपनी ने कितना डिवेंचर रिडीम किया है, 20 करोड़ 10% प्रीमियम पे, मतलब 20 करोड़ तो कंपनी को देना ही है, प्लस 20 इंटू 10% करने से जितना प्रीमियम जनरेट होगा उतना ही देना है। 10% प्रीमियम मतलब 100 रुपए के बदले 110, तो 20 करोड़ के बदले 20 करोड़ प्लस 20 पे 10%। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है 15 करोड़ जो है इक्विटी शेयर इशू करके सेटल डाउन हुआ है, मतलब ये पेबल अमाउंट में 15 करोड़ नहीं पे करना पड़ेगा क्योंकि उसका बन रहा है इक्विटी शेयर, ठीक है, उतने का इक्विटी शेयर से एडजस्ट हो रहा है, तो बाकी अमाउंट पेबल है, तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 20 प्लस ये हो गया हम लोग का 2 माइनस 15, तो यहाँ पर 7 करोड़, ठीक है, 7 करोड़ का हम लोगों को डिवेंचर वालों को रिडीम करना पड़ेगा, ये बन गया। अच्छा इंटरेस्ट बोला है 1.5, वो भी लिखेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट पेड यहीं पर आएगा। 1.5 करोड़। अच्छा इसके बाद बोल रहे हैं डिविडेंड पेड, ये भी यहाँ पर फाइनेंस का पार्ट होगा, डिविडेंड पेड बोला है 11.7 करोड़। इलेवन पॉइंट सेवन करोड़ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, 12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जिसे बेच दिया गया है 2.4 करोड़ प्रॉफिट में। तो इन्वेस्टमेंट सेल करके हमारे पास कितना पैसा आएगा, देखो जो इन्वेस्टमेंट चला गया तो 2 इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट हुआ तो 2 PL, कितने का इन्वेस्टमेंट था 12 करोड़ का, कितना प्रॉफिट हुआ 2.4, तो कैश या बैंक जो भी लिखो जो हमें रिसीव हुआ वो कितना हुआ होगा, टू यहाँ पर हो जाएगा 14.4, ठीक है 14.4, इसका मतलब कैश अकाउंट हमारा इतने से डेबिट हो रहा है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 14.4 जाना चाहिए, ये कहाँ लिखेंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो लिख लेते हैं यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते, पता नहीं जगह कम हो जाए, इसमें लिखेंगे इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कितना 12 प्लस 2.4 करोड़ यानी 14.4, 14.4 करोड़, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बाद 8 करोड़ वॉज पेड टुवर्ड्स इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का पेमेंट हुआ है 8 करोड़, तो टैक्स पेड होगा, तो टैक्स पेड एकदम एंड में होना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ कितना सारा आइटम लिख लिया, ठीक है इतना जगह छोड़ देते हैं, अगर कुछ और होगा तो यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स पेड, पता नहीं अब नीचे कुछ और मिल जाए तो। टैक्स पेड यहाँ पर 8 करोड़ क्वेश्चन में बता दिया है, तो लिख लिया मैंने। फिर बोल रहा है ए न्यू प्लांट कॉस्टिंग 21 करोड़, एक प्लांट है जिसका कॉस्ट है 21 करोड़, न्यू प्लांट परचेज कर रहे हैं, तो कंपनी के लिए वो कॉस्ट है कितना 21 करोड़, ये कैसे परचेज हुआ है, एक्सचेंज करके old plant, in part exchange of an old plant the book value of the old plant was 12 करोड़, तो जो प्लांट के बदले नया प्लांट लिया गया उसका बुक वैल्यू था 12 करोड़, ठीक है, बट द वेंडर, वेंडर मतलब जिसने वो प्लांट लिया ओल्ड वाला, टूक ओवर द ओल्ड प्लांट एट ए वैल्यू ऑफ 10 करोड़, ये बोल रहा है कि आपका प्लांट 12 करोड़ आप बोल रहे हो ठीक है, लेकिन हम तो इसे 10 करोड़ में ही ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, उन्होंने दे दिया। बैलेंस वॉज पेड इन कैश, तो 21 करोड़ का मशीन लेना था, बदले में 10 करोड़ का एक मशीन दे दिया, तो कैश का आउटफ्लो कितना हुआ 11 करोड़, ठीक है, कैश का आउटफ्लो कितना होगा 11 करोड़, 21 करोड़ का हम लोगों ने मशीन खरीदा, 10 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी दिया, और बाकी अमाउंट बैलेंस अमाउंट को कैश में दिया, तो 11 करोड़ हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखेंगे 11 करोड़, क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर प्लांट परचेज्ड 11 करोड़, नेगेटिव में आ जाएगा, 11 करोड़ हो गया। अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग इज द बैलेंसेस प्रोवाइडेड, डेटर का बैलेंस, क्रेडिटर का बैलेंस और बैंक का बैलेंस, बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग यूज करेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए। डेटर का दिया हुआ है 45 और 50, तो डेटर के लिए हम लोग बना लेते हैं यहाँ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर, अच्छा यहाँ तो थोड़ा जगह चाहिए होगा, वर्किंग नोट नंबर 1 डेटर,
वर्किंग नोट नंबर 2 क्रेडिटर। डेटर होता है टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी, अगर होगा तो दोनों अमाउंट ही लिख लेंगे। और क्रेडिटर का होता है बाई बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी। देख लेते हैं कितना कितना गिवन है। 45 और 50 इस बार सीधा सीधा डेटा दिया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि ये पहले प्रीवियस ईयर बाद में और करंट ईयर पहले, ऐसा नहीं दिया है। 21 और 23, तो यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 23। अच्छा, अब ये तो बैंक बैलेंस है। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे? डेटर में क्या एंट्री होता है? डेटर टू सेल। ये कौन सा सेल होता है? क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। क्रेडिट सेल कितना है कैसे पता करेंगे? क्वेश्चन में दिया हुआ था टोटल सेल का कितना कैश और कितना क्रेडिट। 135 में 60% कैश है, तो 135 में 40% क्रेडिट सेल होगा। 40% मतलब यहाँ पर हो जाता है हम लोग का 54 करोड़। तो ये टोटल करने से 99 49, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कैश मिला डेटर से, तो बाई कैश यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर। ये कहाँ आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो इसको लिख देते हैं डेटर, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर। यहाँ पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, या फिर कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये भी लिखा जा सकता है। वर्किंग नोट का नंबर इधर दे रहे हैं, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर। 49 ये पॉजिटिव होगा। अब क्रेडिटर का देखते हैं। क्रेडिटर परचेज से रिलेटेड होता है। सबसे पहला क्रेडिटर का एंट्री होता है परचेज टू क्रेडिटर, तो यहाँ होना चाहिए बाई परचेज। अच्छा, क्रेडिट परचेज कितना है कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोला था 55 करोड़ का 80% क्रेडिट परचेज है, तो 55 इंटू 80%, यहाँ पर हो जाएगा 44। 65 42, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 कैश, क्योंकि क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं ना। क्रेडिटर का क्या क्या एंट्री होता है? परचेज टू क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर टू कैश या बैंक। ये कहाँ पर जाएगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा 42 करोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर 42 करोड़। अच्छा, और तो कोई एडजस्टमेंट है नहीं, बाकी सब हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो हम लोग का कैलकुलेट होके आएगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ पर लिखेंगे कैश देखते हैं कितना आ रहा है। 81 माइनस 11 माइनस 18 माइनस 22 प्लस 49 माइनस 42, 37 माइनस 8, 29, ये आउटर कॉलम में जाएगा, ठीक है। 29 हम लोग का आउटर कॉलम में जाएगा। और इस ये पॉजिटिव आया तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? कैश जेनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अच्छा, इसका बैलेंस निकालते हैं, देखते हैं कितना निकल के आ रहा है। तो ये आ रहा है हम लोग का 3.4 आ रहा है, ठीक है। ये हम लोग का आ रहा है 3.4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैश, ये भी पॉजिटिव आया, तो कैश जनरेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा, अब इधर देखते हैं कितना आ रहा है। ये सब नेगेटिव आ रहा है, तो कैश यूज्ड हो जाएगा 7 प्लस 1.5 प्लस 11.7, तो ये आ गया हम लोग का 20.2। तो ये आउटर कॉलम में लिखेंगे 20.2 नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आने से लिखना चाहिए कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और ये सबको एडजस्ट करने पे हमें देखना पड़ेगा कितना आ रहा है। ये नेगेटिव है, ये दोनों मिला के कितना हो रहा है? 29 माइनस 29 माइनस 3.4, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। ओवरऑल 12.2 आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा। मैंने उल्टा कैलकुलेशन किया है, इसीलिए तुम लोग करके देख लो। ये दोनों को ऐड करके उसको लेस करो, 12.2 पॉजिटिव आएगा। तो 12.2 पॉजिटिव आ गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हम लोग बोलेंगे नेट कैश इंक्रीज, नेट कैश इंक्रीज प्लस ओपनिंग कैश
इसमें भी ना नेट लिख सकते हैं, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग कैश। ओपनिंग कैश कितना है क्वेश्चन में, यहाँ पर कैश बैंक का दे रखा है, ये देखो 6 करोड़। तो ये ऐड करने से 18.2 आ रहा है, ये मेरा क्लोजिंग होना चाहिए। ये देखो क्लोजिंग है, इसका मतलब हम लोग का क्वेश्चन सही बना है। क्लोजिंग कैश बैलेंस, ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस 18.2 ऐसे आ जाएगा। अब नेट कैश यहां भी लिख सकते हैं, यहां लिखना चाहिए ये नेट कैश, यहां भी नेट कैश लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से ही किया क्वेश्चन, देखो। अच्छा, उसके बाद कौन सा वाला करेंगे, इसके बाद ना हम लोग का लग रहा है मुझे जितना इनडायरेक्ट मेथड ही है। हाँ, अब मैक्सिमम हम लोग का इनडायरेक्ट मेथड से ही क्वेश्चन बना हुआ है। तो हम लोग इनडायरेक्ट मेथड एक बार देखते हैं कि कैसे करके इनडायरेक्ट मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। देखो कैसे बनेगा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग कैसे यहाँ पर समझेंगे, सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट बना के दिखा रहे हैं जिसको हम ट्रेडिंग पीएल में ट्रांसफर करके दिखाएंगे। जैसे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेल कितना है, ठीक है। सेल से अगर हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम लोग को क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करने से हम लोग को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हम लोग को क्या मिलता है, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लोग लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी बिजनेस को ऑपरेट करने का खर्चा, तो हम लोग के पास क्या निकल के आता है, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम। और इसमें से अगर हम लोग लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो कितना कैलकुलेट होके आएगा, नेट इनकम, ठीक है। क्या कैलकुलेट होके आएगा, नेट इनकम। ये मैंने जस्ट एक स्टेटमेंट बताया, तो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से जो है अपना प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करके देख सकता है ना। देखो सेल्स, सबसे पहले सेल्स पता होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या, ट्रेडिंग का आइटम। अभी हम तुम लोग को दिखाते हैं, जो ट्रेडिंग वगैरह तुम लोग बनाते हो उससे देखो तुम लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ये कैसे बनेगा, देखो ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले हम लोग लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, टू परचेज, नॉर्मली जो आइटम्स लिखते हैं वही हम बता रहे हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सब एक्सपेंसेस जो फिनिश गुड्स को सेलेबल कंडीशन में या फिर सेलेबल लोकेशन तक पहुंचाने के लिए जरूरत होता है, दैट इज द डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे बाई सेल्स, कितना स्टॉक सेल कर दिया, और बाई क्लोजिंग स्टॉक, कितना स्टॉक बचा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, ये हमें क्या बता रहा है, देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमें बताता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अवेलेबल फॉर सेल। हम लोग के पास इतना स्टॉक है बेचने के लिए, इतने रुपए का ओपनिंग स्टॉक में जितना है। परचेज जो किया, परचेज करते वक्त अगर हमारा कुछ एक्सपेंसेस ऐसा हुआ है जो हमारे परचेज कॉस्ट को बढ़ा रहा है, तो वो ऐड करके टोटल हमारे पास इतना स्टॉक अवेलेबल है बेचने के लिए, और उसमें से हम लोगों ने इतना स्टॉक बेच दिया, तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस में है, ये भी कॉस्ट में है, ये भी कॉस्ट में है। ये सेल्स
प्राइस में है, ठीक है। तो कितना बेचने के बाद जो रह गया वो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, सेल से अगर हम लोग सीओजीएस लेस करते हैं, अब सीओजीएस का मतलब क्या है, जितना स्टॉक बिका है उसका कॉस्ट। तो कितना स्टॉक बिका है, ये क्लोजिंग स्टॉक अगर लेस कर देते, ये क्या है, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, बेचने के लिए जितना रुपए का स्टॉक हमारे पास है उससे अगर लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि कितना हम लोगों ने सेल किया है, सीओजीएस पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखो इससे ये लेस करते हैं तो हमें सीओजीएस मिल जाता है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, सेल से अगर सीओजीएस लेस करेंगे वो भी पॉसिबल है। कैसे, हम लोगों ने जितना सेल किया है उससे अगर हम लोग लेस कर देते हैं, उस हम लोग को मिलेगा क्या, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। हम सीओजीएस का मतलब समझा रहे थे कि सीओजीएस का मतलब क्या होता है, सीओजीएस का मतलब है जितना स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट कितना है। तो इससे इसको लेस करने से हमें ये पता चलेगा कि जितना स्टॉक बिक गया है उसका कॉस्ट कितना है। अब अगर ये क्या हो गया, जो स्टॉक बिक गया उसका कॉस्ट और जो स्टॉक बिका है उसका सेल्स वैल्यू इतना है, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये क्या है, सेल्स वैल्यू का मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो ये मेरा कॉस्ट, ये सीओजीएस किस में है, कॉस्ट में है, क्योंकि ये अगर मेरा कॉस्ट में है, ये कॉस्ट में है, दो कॉस्ट आइटम का लेस करके कॉस्ट ही आएगा। फिर यहां से अगर हम लोग सेल्स वैल्यू से अगर इसे लेस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। वही चीज यहाँ पर बताया गया है, इसको हम जस्ट यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, ये तो तुम लोग करते ही हो, 11 से करते हो कि किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब लॉस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस भी हो सकता है। तो ये देखो, ये ग्रॉस प्रॉफिट। अब मैंने यहाँ पर क्या दिखाया, मैंने यहाँ पर यही दिखाया है कि अगर हम लोग सेल से मतलब इससे अगर हम लोग सीओजीएस लेस करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलता है सोच के देखो, हम लोग ये सबको ऐड करते हैं, इधर का ये दोनों ऐड करते हैं, फिर बैलेंस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। ये तीनों का ऐड का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हम लोगों का कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इससे इसको लेस करना पड़ेगा पहले, देखो अगर इससे इसको लेस कर देंगे, ये मान लो 0.1 तीनों का टोटल, ये 0.2, तो अगर हम लोग 0.1 -2 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा सीओजीएस कितना है। कैसे, क्योंकि ये था हमारे पास टोटल स्टॉक अवेलेबल, मान लो ये गोडाउन है, ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, इतना, उसके बाद परचेस किया और परचेस करते हुए कुछ एक्सपेंसेस हुआ, तो ये टोटल हम लोग के गोडाउन में स्टॉक अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि ओपनिंग स्टॉक थोड़ा कम हो गया है, और ये देखो ऐसे करके दिखाते हैं, ये देखो पॉइंट 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 करके ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पर कुछ दूसरे कलर से दिखा देते हैं, रुको, यहाँ पर कुछ दूसरे कलर से दिखा देते हैं, ये परचेस, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का ओपनिंग स्टॉक और परचेस थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक इतना है, या फिर बस इतना सा ही स्टॉक पड़ा हुआ है, मान लो इतना सा ही स्टॉक पड़ा हुआ है, जबकि इतना स्टॉक था, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ सेल हो गया होगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोग ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना सेल हुआ है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, सेल वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि हम लोगों ने जो सेल किया है उसका कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट निकालने के बाद हम लोग का ये देखो, सेल से अगर लेस कर देंगे जो बिका उसका सेल वैल्यू, जो बिका उसका कॉस्ट वैल्यू, 100 में एक चीज खरीदा उसे 120 में बेच दिया, तो 120 हो गया सेल वैल्यू और 100 हो गया कॉस्ट प्राइस, तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, अब ये जीपी करते हैं हम लोग ब्रॉड डाउन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन कितना है, अमाउंट लिखना नहीं है हम लोग को, तो जस्ट लिखते जाना है, चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं, अब हम लोग पीएल का आइटम लिखेंगे, तो उस पर भी ध्यान दो, पीएल का आइटम में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। पीएल के आइटम में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस लिखते हैं उसका नाम होता है टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो एक्सपेंसेस जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, ये एक्सपेंसेस स्टॉक से रिलेटेड है, ये स्टॉक से रिलेटेड नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाता है हम लोग का सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, जो तुम लोग पीएल में लिखते हो, हम कुछ लिस्ट लिखवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी रेंट, रेंट,
और क्या हो सकता है? टेलीफोन, प्रिंटिंग पोस्टेज, टेलीफोन, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो स्टॉक से रिलेटेड नहीं है। और इधर आता है हम लोग का इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम आ जाएगा। अच्छा, और किस तरीके का आइटम हो सकता है वो लिखवाते हैं। और हो जाएगा हम लोग का इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हम लोग लिखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और क्या लिख सकते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या आ सकता है? लॉस ड्यू टू फायर, ये भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? लॉस ड्यू टू फ्लड और अर्थक्वेक, ठीक है। इस तरीके का आइटम आ सकता है। अच्छा, बाई साइड में क्या आ सकता है? जैसे कंपनी अगर डिवेंचर इशू करेगी तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो अगर किसी को डिवेंचर किसी का डिवेंचर होल्ड करती है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इन्वेस्टमेंट। और क्या हो सकता है? डिविडेंड मिल सकता है किसी शेयर में होल्डिंग रखने पे, डिविडेंड ऑन शेयर ये मिल सकता है कंपनी को अदर इनकम के तौर पे। और क्या हो सकता है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट बेचने से जो सेल हो प्रॉफिट होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा, ये लॉस हुआ है ड्यू टू फायर, तो इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है, इंश्योरेंस क्लेम फॉर फायर, ठीक है। और क्या मिल सकता है? इंश्योरेंस फॉर फ्लड और अर्थक्वेक, मतलब नेचुरल जो कैलमिटीज होता है उसके बारे में, ठीक है। अब ये आइटम्स मैंने ऐसे क्यों लिखवाए? क्योंकि हमें इसे पार्ट पार्ट करके समझना पड़ेगा। देखो ये जितने भी आइटम है ना, ये देखो ये सब जो आइटम मैंने लिखे हैं, ये देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वगैरह, ये जितने भी आइटम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये सारे आइटम होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। जो अभी हम लोग सीख रहे हैं ना, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग और जो है इन्वेस्टिंग, तो ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं इसे, बिजनेस को डे टू डे ऑपरेट करने के लिए जो लगता है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, टेलीफोन, प्रिंटिंग, डेप्रिसिएशन, और भी कुछ हो सकता है। मैंने इतना ही लिखा है, सब लिखना तो पॉसिबल नहीं होगा। और ये देखो ये हम लोग का क्या है? ये भी हम लोग का है ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी, ये हम लोग का हो जाएगा नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम हम लोग का कौन सा है? जो सेल है, सेल हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम है। क्यों? क्योंकि सेल जो है, सेल यहाँ पर जो हम लोग का दिखता है वो कोर बिजनेस एक्टिविटी है। जो जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस भी प्रोडक्ट का या सर्विस का बिजनेस करता है, उससे जो जनरेट होता है उसे वो सेल बोलता है। लेकिन अगर दूसरे किसी तरीके से इनकम हो रहा है, इनडायरेक्ट इनकम का ये लिस्ट है, ठीक है। ये सभी इनडायरेक्ट इनकम है, ये इनडायरेक्ट इनकम का लिस्ट है कि इनडायरेक्ट इनकम कितने तरीके का हो सकता है। अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है इसका पार्ट देखो, ठीक है। जैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर ही आ रहा है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर ही मैंने सारे आइटम लिखे। ये जो आइटम है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है। और उसके बाद ये जो आइटम्स है ये कैसे एक्सपेंसेस है? ये क्या ऑपरेटिंग के अंदर नहीं आते? नहीं आते हैं। देखो ये क्या है? और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, क्योंकि तुम लोग देखो ना यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइनेंस एक्टिविटी, इंटरेस्ट ऑन लोन फाइनेंस एक्टिविटी, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ, ये सब क्यों नहीं होता है हम लोग का ऑपरेटिंग एक्टिविटी? देखो अगर कोई बैंक बना रहा है अपना पीएल, तो ये उसका जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। क्यों? क्योंकि बैंक का लोन प्रोवाइड करना ही उसका काम होता है। तो लोन अगर बैंकिंग कंपनी
है तो ये उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जरूर होगा। लेकिन बाकी कोई भी अगर लोन ले रहा है या दे रहा है, और वो मतलब लोन दे भी सकता है, किसी कंपनी के पास अगर सरप्लस पैसा है तो अगर कोई लोन लिया है कंपनी, तो फिर वो क्या हो जाएगा उसके लिए फाइनेंसिंग, तो ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मतलब पीएल में हम लोग हर तरीके का एक्सपेंस लिखते हैं, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग और जो है इन्वेस्टिंग, सारे तरह का लिखता है। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये ऑपरेटिंग नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो नीचे का कुछ स्पेशल आइटम है, देखो ये स्पेशल आइटम होता है। ये देखो क्या बोले, लॉस ड्यू टू फायर, ये स्पेशल आइटम क्यों है, ये डेली नहीं होगा, ठीक है। मतलब ये बिजनेस का वैसा पार्ट नहीं है, कभी कभार हो सकता है आग लग के स्टॉक जल गया, फ्लड के कारण या कुछ और नेचुरल कैलामिटी के कारण क्या हो गया, स्टॉक लॉस हो गया, तो इस तरीके के एक्टिविटी को बोला जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। ये ऑर्डिनरी आइटम है ही नहीं, पढ़ के ही तो समझ में आ रहा है ना, ये सब फ्लड के कारण लॉस हो जाना, आग लगने के कारण, भूकंप आने के कारण, तो ये सब हम लोग का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। सिमिलरली अगर हम लोग इधर देखते हैं इनकम साइड में, अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी का डिवेंचर परचेस किया है तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, शेयर परचेस किया है तो उसे डिविडेंड मिलेगा, और अगर एसेट सेल किया है तो उसे प्रॉफिट मिल सकता है अगर प्रॉफिटेबल सेल है। तो ये सब आइटम क्या हो जाएगा, ये सब आइटम हो गया हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। ये हम लोग का ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। अगर ऑपरेटिंग इनकम जो भी होता है वो सेल बोल के हम लोग दिखाते हैं कि हाँ हम लोग ये बिजनेस कर रहे हैं, ये मेरा सेल करके आ रहा है, ठीक है। तो ये सब जो है ये हम लोग का देखो डिबेंचर में ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। अब यहाँ पर क्या दिया है देखो, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, आग लगा है, स्टॉक जल गया, और अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस कर रखा था तो इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। तो ये जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है आइटम है, ये भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में इनकम डिनोट कर रहा है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में एक्सपेंस डिनोट कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंस डिनोट कर रहा है। अब ये सब एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नेट प्रॉफिट या लॉस, तो हम इसमें नेट प्रॉफिट ही लिखते हैं। देखो यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ गया सपोज, तो यहाँ लिख दिया टू नेट प्रॉफिट, एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट ये क्या आएगा, बिफोर टैक्स, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बिफोर टैक्स, ऐसे करके, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्लोज हो जाएगा। ये नॉर्मली हम लोग पीएल शेप में, सॉरी टी शेप में जब बनाते हैं तो ऐसे करके ही बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली कंपनी तो ऐसे नहीं बनाती है। कंपनी कैसे बनाती है, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा ना थोड़ी देर पहले कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे, देखो कंपनी ऐसे बनाएगी, वो सेल को ऐसे लिखेगी, अदर इनकम्स जो भी होगा उसको ऐसे दिखाएगी, इस तरीके से लिखेगी, फिर उसके बाद वो दोनों को लेस करके क्या निकाल लेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये हम लोग का निकल के आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद हम लोग लेस करेंगे क्या, टैक्स एक्सपेंस, तो इसके बाद हम लोग क्या पे करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं लेस कर देंगे टैक्स एक्सपेंस। और जो टैक्स एक्सपेंस हम लोग पीएल में दिखाते हैं वो हम लोग का हमेशा क्या बताता है, प्रोविजंस को बताता है। ये देखो यहाँ पर भी था, ये देखो करेंट टैक्स, टैक्स एक्सपेंस बोल के ये हमें प्रोविजन बताएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं प्रॉफिट का। तो यहाँ पर यहाँ आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये लेस करने के बाद, मतलब हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट में। जब हमें मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है, उससे हम लोग क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंसेस यानी प्रोविजंस को लेस करेंगे। लेस करने के बाद हम लोग के पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट होके आएगा। अब इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एप्रोप्रिएशन, देखो यहाँ बना हुआ था ना वही चीज हम समझा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग का फिर बन जाएगा एप्रोप्रिएशन। तो कैसे करके एप्रोप्रिएशन बनेगा, यहाँ पर एप्रोप्रिएशन किन किन जगह पे हो सकता है, देखो हम दो तीन आइटम लिख के दिखाते हैं। एप्रोप्रिएशन हो सकता है, हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं, प्रोपोज डिविडेंड, सबसे पहले तो डिविडेंड का ही लिख देते हैं क्योंकि ये नॉन फैक्ट है, डिविडेंड पे कर सकते हैं। दूसरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो प्रॉफिट अब कंपनी खुद अपने पर्पस के लिए यूज कर सकती है, सारे खर्चे तो उसने पे कर दिए चाहे जिस भी तरह का खर्चा हो, तो उसके बाद जो उसके पास प्रॉफिट बच रहा है उससे वो डिविडेंड पे कर सकती है, जनरलिज्म में ट्रांसफर कर सकती है, बाकी अमाउंट को क्या कर सकती है, पीएल में रख सकती है, तो उसको बोला जाता है रिटेन्ड इन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, इसे बोलते हैं रिटेन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इस बात को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन करना, ठीक है, एप्रोप्रिएशन करेगी कंपनी इस तरीके से। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब अगर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में, ये मैंने क्यों लिखवाया, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हमें इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक है, हमें कहां से स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। तो हमें क्वेश्चन में ना ये दिया हुआ रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ रहेगा, हाँ छोटा छोटा क्वेश्चन में हो सकता है डायरेक्टली दे दे, लेकिन जब हम लोग पूरा मतलब बड़ा जो क्वेश्चंस होता है, जो मतलब एक कंप्लीट क्वेश्चन जिसे बोलते हैं, वो जब हमें मिलेगा ना, तो हम लोग को दिया हुआ नहीं रहेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, आफ्टर टैक्स दिया हुआ हो सकता है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लिख के दिखाते हैं, ये देखो, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होगा, क्वेश्चन में हमें ये सब आइटम गिवन होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है। तो अगर हमें क्वेश्चन में ये तीन आइटम रहेगा, ये तीनों आइटम को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है इससे ये सब लेस हो जाना, ठीक है। तो अगर हमें पता करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हमें यहाँ पर देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हमें पता करना है, तो ये तीनों आइटम को अगर ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि इसी से तो हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर किया है एग्जाम्पल के हिसाब से, तो ये तीन ऐड करने से यहाँ पर ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा, इसमें टैक्स ऐड करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा। तो वही चीज देखो हम लिख के दिखा रहे हैं यहाँ पर, प्रोपोज्ड डिविडेंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व retained in PL। अच्छा, ये सब ऐड करने से क्या मिल जाएगा, ये इससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये अगर ऐड कर देंगे, देखो जैसे मैंने तो ये ऐसे लाइन देके दिखा दिया, मतलब मान लो इसके बाद ऐसे करके हम लोग लेस कर करके लिखेंगे तीनों आइटम को ना, तो लेस कर करके लिखने से हमें क्या मिलेगा, हमें या ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हर जगह पे, ठीक है, जितना डिविडेंड देना है डिविडेंड बांट देंगे, जनरलिज्म में जितना ट्रांसफर करना है कर देंगे, बचा हुआ PL बोल के रख देंगे। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, एक सेकेंड रुको तो, ठीक है, अगर हम लोग इसे ऐड कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर यहाँ पर ऐड करेंगे टैक्स एक्सपेंसेस, जो कि बेसिकली प्रोविजंस होता है। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सारे रिवर्स कैलकुलेशन करना है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना होगा ये फाइंड आउट करना है सबसे पहले, उसके बाद फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग तो आ ही जाएगा। तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड में फर्क सिर्फ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट करना है उस पे, बाकी किसी में डिफरेंसेस नहीं होता है। तो इसका देखो, सबसे पहले हमें क्या मिल गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बैक कैलकुलेशन करके जाना पड़ता है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखो लिखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर दिखाया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है।
अच्छा, अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब हमें क्या करना है, इधर और इधर एडजस्ट करना है। तो बैक कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहला आइटम आ रहा है दोनों साइड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्सपेंसेस और इनकम। तो हम लोग को क्या करना है, ये इसमें इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है ऑपरेटिंग इन एक्टिविटी से हुआ एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हुआ इनकम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये सब एलिमिनेट करेंगे। ये प्रॉफिट कैसे आया, सारे एडजस्टमेंट करके, लेकिन यहां से मुझे इस दोनों पॉइंट को एलिमिनेट कर देना है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग इनकम या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो यहां पर देखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। तो प्रॉफिट जो है इसमें अगर मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूड है तो उसे मुझे कैसे एक्सक्लूड करना पड़ेगा। देखो यहां पर लिखते हैं पहले आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ठीक है, तो क्या ऐड होगा क्या लेस होगा। देखो अगर मुझे टैक्स जो मेरा प्रॉफिट है उससे मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को हटाना है, तो ये एक्सपेंस चार्ज होने के वजह से मेरा ये प्रॉफिट कम दिख रहा है, तो मुझे ऐड करके सही प्रॉफिट लाना पड़ेगा। ये एक्सपेंस मुझे नहीं दिखाना है तो ऐड बैक करो, और ये इनकम मुझे नहीं दिखाना है तो लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट करने के बाद हमें जो डेटा मिलेगा उसका नाम होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, ये हमें क्या मिला, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो एक्चुअली हमें कहां तक पहुंच गए, ये लेस करके यहां तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर बिजनेस में कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम या एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है तो उसे भी एज वेल एज हटाना है और यहां तक पहुंचना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पर सेम तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर इसमें इंक्लूडेड है तो इसका मतलब हम लोगों का प्रॉफिट जो है ज्यादा दिख रहा है, हटा देंगे, और एक्सपेंसेस इंक्लूडेड है तो प्रॉफिट कम दिख रहा है तो वो भी हटा देंगे। अब ये यहाँ पर लिख देंगे, तो ये क्या कैलकुलेट होके आएगा, इसको हम लोग लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये देखो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अगर ये सब आइटम नहीं देते और हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेते तो हमें क्या मिलता, ये ऑपरेटिंग आइटम, ये ऑपरेटिंग आइटम, ये ऑपरेटिंग आइटम, तो हमें क्या मिलता, ये इनडायरेक्ट इनकम इसका हेड है। ठीक है, तो ये नीचे दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लोग को मिल जाता ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम लोग ये एडजस्ट करते। ठीक है, लेकिन इसमें से भी हमें कुछ एक्सक्लूड करना है। क्या एक्सक्लूड करना है, नॉन कैश आइटम, क्योंकि हम लोग बना रहे हैं कैश फ्लो, तो जैसे डेप्रिसिएशन की तरह कुछ नॉन कैश आइटम हम लोग का यहाँ पर एडेड होगा, वो हमें लेस करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसके बाद क्या लेस करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पर लेस करना है ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम। ठीक है, नॉन कैश आइटम मतलब जिसके लिए हमारा कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है। तो अगर प्रॉफिट में ऐसा कोई एक्सपेंसेस या इनकम इंक्लूडेड है, एक्सपेंसेस है तो ऐड करेंगे, इनकम है तो लेस करेंगे। तो ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। एमोटाइजेशन क्या होता है, अगर हम लोग कोई इंटेंजिबल एसेट का वैल्यू राइट ऑफ करते हैं तो उसे बोला जाता है एमोटाइजेशन। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये एक आइटम लिखा है, नॉर्मली यही रहता है और कुछ नॉर्मली नहीं रहता है। और डिस्काउंट अलाउड वगैरह जो है वो नॉन कैश नहीं होगा। ये इसीलिए नहीं होगा क्योंकि देखो डिस्काउंट अलाउड जो है वो हम लोग कौन सा डिस्काउंट लिखते हैं, कैश डिस्काउंट लिखते हैं। अब कैश डिस्काउंट का मतलब होता है हमारा डेटर का वैल्यू कम हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने किसी को कैश दिया या कैश लिया। और ये देखो कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिस्काउंट कंपनी कैसे देती है, कभी वाउचर दे देती है, ठीक है, कभी कैश मतलब कैश बैक भी देती है, तब होता है ये, यहाँ पर जो है वो नॉन कैश नहीं होगा अगर डिस्काउंट में कैशबैक वगैरह दे रही है। तो अब वो तो डिपेंड करेगा ना, वो तो हमें नहीं पता। तो नॉर्मली क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड वगैरह जो है वो हम लोग का नॉन कैश आइटम नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग नॉर्मली किसी को पे नहीं करते। एक्चुअली क्या होता है, वैल्यू को कम कर देते। ठीक है, आपका बिल 1 लाख हो रहा है, आप 1 लाख जो है 99
1000 दीजिए, 1000 डिस्काउंट, तो इससे हमारा कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हुआ, एडजस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट वाला पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे ये कैलकुलेट होने के बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, ये हम लोग का क्या आ गया, ऑपरेटिंग बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा, अचानक से वर्किंग कैपिटल चेंजेस कहां से आ गया, बताते हैं। देखो, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी। तो ये देखो, ओपनिंग स्टॉक करेंट एसेट है, स्टॉक परचेस किया करेंट एसेट है, और ये तो इसमें ऐड हो जाएगा। सेल किया हम लोगों ने, ये तो हम लोग का इनकम हो गया, और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ये भी करंट एसेट है। अब हम लोग जब परचेस करते हैं, सॉरी, ये परचेस जब करते हैं, ये स्टॉक तो हम लोग का करंट एसेट है, अगर परचेस कर रहे हैं इसमें क्रेडिटर जनरेट होगा, तो ये हम लोग का करंट लाइबिलिटी का पार्ट हो गया। अब देखो, हम लोगों ने यहाँ पर ये आइटम को एडजस्ट कर दिया, जो हम लोग स्टेटमेंट बना रहे हैं इस आइटम को एडजस्ट कर दिया। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोगों ने वो सारे आइटम रख दिए जो हम लोग का बिजनेस का ऑपरेटिंग है, वो हटा दिया जो नॉन कैश है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हमें जो प्रॉफिट मिला वो मिल गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब ट्रेडिंग का एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अब ट्रेडिंग का करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग का एडजस्टमेंट मतलब करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी में एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो ये जो है ये हम लोग का सेल करने पे डेटर जनरेट होता है, तो करंट एसेट बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट है, ओपनिंग स्टॉक करंट एसेट है, परचेस करने पे क्रेडिटर जनरेट होता है, तो वो हम लोग का लाइबिलिटी होगा, तो उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, देखो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, बाद में समझाएंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन करेंट एसेट, अगर करेंट एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसे हमें करना पड़ता है लेस, हम समझाएंगे क्यों लेस करना पड़ता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस के पहले का प्रॉफिट, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ट्रेडिंग का इंपैक्ट देना है, मतलब वर्किंग कैपिटल चेंजेस दिखाना है। अगर करेंट एसेट मेरा इंक्रीज हुआ है तो लेस करना पड़ेगा, अगर मेरा डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज इन करेंट एसेट हुआ है, तो वो मेरा ऐड हो जाएगा। फिर लेस लिखते हैं, डिक्रीज इन करेंट लाइबिलिटी, अगर करेंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुआ है तो लेस होगा, और अगर करेंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ है तो ये हम लोग का ऐड होगा, ठीक है। ये हो गया, ये सारे एडजस्टमेंट हो गए, मतलब ट्रेडिंग भी हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग का क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, जो हम लोग डायरेक्ट मेथड में बहुत ही आसान तरीके से हमें मिल जा रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर यहाँ से लेस करेंगे इनकम टैक्स, जैसे करते हैं डायरेक्ट मेथड में, तो हम लोग के पास जो अमाउंट निकल के आएगा उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट होके आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें करना पड़ेगा। बाकी अगर हम लोग देखें, बाकी एक्टिविटीज का कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी एक्टिविटीज जैसे डायरेक्ट मेथड में होता था वैसे ही इनडायरेक्ट मेथड में होगा, ठीक है। अब ये बता देते हैं, ये एड लेस वाला कंसेप्ट कि ऐड कब होता है और लेस कब होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर बताते हैं। देखो, यहाँ बताते करंट एसेट का एडलेस वाला कंसेप्ट यहाँ बताते हैं। जैसे कि अगर हम लोग का यहाँ पर डेटर, देखो डेटर का हम लिखते हैं, डेटर का यहाँ पर लिख दिया मैंने ओपनिंग, और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लोजिंग। ओपनिंग में था सपोज 2 लाख और क्लोजिंग में हो गया 1 लाख, तो डेटर मेरा ओपनिंग में था 2 लाख, क्लोजिंग में हो गया 1 लाख। ये हमें क्या रिप्रेजेंट करवाता है, कैश इनफ्लो हुआ है कि नहीं हुआ है, ऑब्वियसली हुआ है। अगर मेरा मार्केट में रिसीवेबल 2 लाख था, अब दिख रहा है 1 लाख है, क्यों, क्योंकि किसी ने, मतलब जिससे मुझे पैसा मिलने वाला था वो दे दिया होगा, तो मेरा कैश प्लस हुआ है, यानी कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है, कैश इनफ्लो हुआ है। तो मेरा क्या हुआ, डेटर क्या हो गया, डिक्रीज हुआ। तो देखो मैंने क्या लिखवाया है, करंट एसेट अगर डिक्रीज होगा तो मुझे ऐड करना है, क्यों ऐड करना है, क्योंकि वो मेरा कैश फ्लो बता रहा है, ठीक है। तो कैश फ्लो होगा तो ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर
डेटर के बाद हम लोग डेटर का उल्टा कंसेप्ट भी देखते हैं। देखो डेटर अगर मैंने ऐसे लिख दिया, ओपनिंग में है 1 लाख और क्लोजिंग में है 2 लाख, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां से यहां हम लोग का क्या हुआ है, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज हुआ है। अब इसको हम लोग क्या समझेंगे, डेटर मेरा पहले 1 लाख रिसीवेबल था, अब दिख रहा है 2 लाख। मुझे पहले किसी से 1 लाख मिलने वाला था, अब दिख रहा है मुझे 2 लाख मिलेगा मार्केट से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका मतलब मेरे पास कैश आया ही नहीं है, मेरा रिसीवेबल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो कैश यहाँ पर क्या दिखाएंगे, नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है। कैश यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यानी कैश आउटफ्लो। अब देखो मेरा अगर करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो लेस होना चाहिए। देखो इंक्रीज करेंट एसेट लेस होगा, इसी कंसेप्ट पे बना हुआ है। हमें देखना पड़ेगा कि कैश का इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्रेडिटर, क्रेडिटर का यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग, यहाँ पर लिख दिया मैंने क्लोजिंग। क्रेडिटर का मान लो ओपनिंग में था 1 लाख और क्लोजिंग में हो गया 2 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो पे करना था मैंने नहीं किया होगा, इसीलिए मेरा क्रेडिटर बढ़ गया। मुझे पहले 1 लाख पे करना था, अभी मुझे पे करना है 2 लाख। इसका मतलब मैंने पेमेंट नहीं किया होगा, तो मेरा कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो मेरा कैश मेरे ही पास है, तो पॉजिटिव दिखेगा। तो इसका मतलब क्रेडिटर लाइबिलिटी आइटम है, अगर मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा। ये देखो इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो ऐड होना चाहिए, इसी कंसेप्ट में ऐड होता है। इसका रिवर्स कर लेते हैं। देखो क्रेडिटर, ओपनिंग, क्लोजिंग, तो यहां पर है 2 लाख, यहां पर है 1 लाख। अच्छा, अब चेक करते हैं, क्रेडिटर मेरा क्या हुआ, कम हो गया है। कैसे कम हुआ, जरूर मैंने पेमेंट कर दिया होगा, तो इसका मतलब मेरा कैश चला गया होगा, तो कैश नेगेटिव हो जाएगा। तो डिक्रीज इन क्रेडिटर यानी करंट लाइबिलिटी डिक्रीज होने से लेस करना पड़ेगा। ये देखो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, ये देखो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट में हम लोग को वर्किंग कैपिटल चेंजेस का कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये सारे इम्पैक्ट देने के बाद हम लोगों के पास क्या निकल के आएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी करके हमारे पास कितना कैश फ्लो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा इनडायरेक्ट मेथड में। और बाकी जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वो एज इट इज होगा जैसे होता है डायरेक्ट मेथड में, ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड जो है इसमें ये ऑपरेटिंग वाला चेंजेस है, ठीक है। तो सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो ये डेटा दिया हुआ रहेगा सिमिलर काइंड ऑफ, ये नाम थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये सब ऐड करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये देखो ये चीज मत भूलो जो अभी हम लोगों ने समझा, पहले ये एडजस्ट, फिर ये एडजस्ट, फिर यहाँ से नॉन कैश आइटम एडजस्ट, उसके बाद यहाँ पर जो है ये हम लोग का करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी को डिनोट करता है, तो वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट, तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग लिखेंगे, और जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं ऐसे ही करना पड़ेगा। ये देखो इसी पैटर्न में करना पड़ेगा, नॉर्मल इसी पैटर्न में चला जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते क्योंकि आज तो क्वेश्चन नहीं करवा पाएंगे, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिर।